अमर मलिक जी, जितेंद्र राणा जी, भाई विवेक कुमार जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता भाई आलोक जी, ओमपाल बालियान जी, छोटे भाई किसान आंदोलन से और अब तक जो है हमेशा मेरा साथ देने वाले भाई मुदित जी, आदित्य भाई, छोटे भाई तोमर जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहले से ही हम लोग लेट हैं और लोकतंत्र में जनता बहुत ताकतवर होती है, नेता ताकतवर नहीं होता, जनता जिसको वोट देती है वो ताकतवर हो जाता है। आपने अभी तक वोट देके बहुत सारे लोगों को ताकत दी, ऐसा भी हो सकता है आप अलग अलग पार्टियों का समर्थन भी करते आए हो अभी तक। मैं ये कहता हूं कि भाई आज के जो हालात हैं वो समझदारी के हालात। एक छोटी सी कहानी मैं महापुरुषों की जो बताई भी है मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल में एक ऊंचा सा स्थान था, जहां ये जिस तरह का स्थान यहां है, जहां हमारी माए बहनें बैठी खड़ी हैं। तो जब सारे जंगल में आग लगी तो जो उसमें जानवर थे जंगल में, पशु पक्षी, जो एक दूसरे के जाति दुश्मन थे। जैसे सांप और नेवला एक दूसरे के जाति दुश्मन होते, कई मौके मिल जाए तो एक दूसरे को उधेड़ फेंके। जैसे शेर और बकरी, जैसे बिल्ली और चूहा, मगर वो सब लोग जानवर होते, पशु पक्षी होते, उन्होंने समझदार दिखाई और उस ऊंचे स्थान पे सब लोग जाके इकट्ठा हो गए। जब आग ठंडी हुई और फिर से जंगल रहने लायक हुआ तो नीचे उतर के अपने अपने काम पे निकल गए। ये इस बात का उदाहरण है कि आज इस देश में जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा की और केंद्र की सरकार भाजपा की जो कदम उठा रही है, जिस तरह से जो वादे करके सरकारें आई थी कि महंगाई खत्म कर देंगे, तो काफी हद तक महंगाई तो खत्म कर दी है। 350 का सिलेंडर 1150 का कर दिया है। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपए कर दिया है। जो सरसों का तेल 60-65 रुपए मिलता था वो 200 रुपए के करीब चढ़ गया है। जो दवाई 20 रुपए की आती थी वो 100 रुपए की आने लगी है। और अगर व्यक्तिगत जीवन में देखना चाहते हो तो यहां से आप जाते होंगे हल्दौर, कितने पैसे लगते हैं? अब 10 रुपए। पहले कितने लगते थे? 5-7 साल पहले पहले 2 रुपए लगते थे, अब 10 रुपए लगते हैं, यानी कि 5 गुना बढ़ गए। तो इसका मतलब महंगाई तो बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही। ये तो दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको। ये भी दिया है कि सारे सरकारी स्कूल योजनाबद्ध तरीके से बंद करने की तैयारी चल रही है, जिससे गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए। जब आप पढ़ नहीं पाओगे तो मेहनत मजदूरी करोगे तो इतने ही पैसे कमाओगे जितने से राशन की और थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हो सके। कभी भी इस हालात में नहीं जा पाओगे कि सुख सुविधा इस देश में आप ले पाओ। ये जो सरकार है, इन्होंने किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने इनसे वादे किए और 1.5 साल बाद किसानों को पता लगा कि सरकार झूठ बोल रही थी। फिर जब वो दोबारा आए तो आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली चलाई, 1-2 बच्चों की जान भी चली गई आंदोलन में। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार जनता की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की, पैसे वालों की, उद्योगपतियों की सरकार है। और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि आजादी से जो पहला समय था वो समय इस देश में वापस लौटा है। जब वो समय आ जाएगा तो इस देश में जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जिनमें पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, भिन्न, निषाद, राजभर, विश्वकर्मा, सेन, जाट, गुर्जर, सैनी और शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, इनके बच्चों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो निशाने पे तो मुसलमान को दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं। असल ये है कि वो मुसलमानों को सामने करके वो आपका जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन संविधान के बाद आपको मिला उसको छीनना चाहते हैं। अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आपको इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा। और लोकतंत्र में आप सबक लाठी डंडे से नहीं सिखा सकते। लोकतंत्र में सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी वोट की ताकत से उनको सत्ता से बेदखल करो और अपने लोगों को ताकतवर बनाओ। आज यहाँ कोई जाति ऐसी नहीं देश में जो परेशान ना हो। यहाँ दलित भी परेशान है, पिछड़े वर्ग के लोग भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, जैन भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। सबकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी को कुचला जा रहा है और जनता घुट घुट के मरने के लिए मजबूर है।
ये तो और इससे बुरा क्या होगा कि यहाँ महिलाएं भी, बहन बेटियां भी आजादी के इतने दिन बाद तक भी सुरक्षित नहीं, सशक्त नहीं। मैं तो क्योंकि जिस परिवार में जन्मा हूं, मैं तो गरीबी को जानता हूं कि जब गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कराता है या बेटे को पढ़ाता है या फिर अपने बेटे के लिए रोजगार की व्यवस्था करता है तो वो उधार लेता है या अपनी जमीन को गिरवी रखता है या अपने मकान गिरवी रखता है। इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जो सरकारें अब तक बनी है या आज जो है, स्पेशली जो आज बनी है, पिछले 10 साल से उसने तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि वो संविधान को खत्म करके आपके सारे अधिकार खत्म कर दे। जब संविधान नहीं होगा तो वोट का अधिकार भी नहीं होगा, वोट का अधिकार नहीं होगा तो आपकी बस्ती में भी कोई नहीं आएगा। तो आप चाहे भूखे रहो, प्यासे रहो, परेशान रहो, महिलाओं पर चाहे सुख सुविधा साधन आए ना आए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनको फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम इस देश में गरीब, गुलाम, बेबस, लाचारी होकर रहेंगे। मैंने तो सभी लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया हमेशा, चाहे किसानों के आंदोलन हो, चाहे एनआरसी सीए पे जब मुस्लिम भाइयों के साथ अन्य अत्याचार हुआ उनका आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो। तमाम आंदोलन में, चाहे दिल्ली में जब गुरु घर तोड़ दिया गया, आपके यहां तो शायद अभी बना भी नहीं है, बन जाएगा, चिंता मत करो, मेरी मंगल कामना है। अगली बार आऊं तो यहाँ गुरु घर भी बन जाए, ऐसी भी मेरी प्रार्थना है। तो मैंने तो सभी लड़ाई लड़ी, मगर आज मैं समझ पा रहा हूं कि जब तक सत्ता की ताकत यानी कि आपकी आवाज मजबूत होकर सदन में नहीं जाएगी तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं। मेरे दिल में तो बहुत अच्छी इच्छा है। मैंने ये बात अपने इंटरव्यू में बताई कि नगीना के लिए करने के लिए मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं पार्लियामेंट में जाकर बताऊंगा कि नगीना में क्या होना चाहिए। देखो, आप 17.5 लाख लोग हैं यहाँ वोटर्स, आप सब लोग मिलकर भी अपनी वकालत नहीं कर सकते। जिसको वोट देके चुन के भेजोगे वो जाकर वकालत करेगा, और अगर आपका वकील वहां मजबूत दलील देगा पार्लियामेंट में, तब जाके सरकार आपके बारे में सोचेगी कि आपके क्षेत्र में कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे एक बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है आपके क्षेत्र को है। अगर वो हॉस्पिटल बनेगा तो गरीबों के बच्चों को भी बेहतर से बेहतर इलाज और कम दाम में मिलेगा। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जरूरत यहाँ पर आपको है। यहाँ बेटियों के लिए अलग से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की जरूरत यहाँ पर है। उसके साथ साथ जैसे हरिद्वार में, रोशनाबाद में और भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया लग के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रोजगार देने की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। पढ़े लिखे जो नौजवान है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जो 500-700 रुपए पेंशन 500 रुपए मिलती है विधवा को, वृद्धा को, विकलांग को, वो बढ़ के 5,000 रुपए होनी चाहिए। कुटीर उद्योग लगा के बहन बेटियों को रोजगार मिलना चाहिए जो उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा हो सके। और तो और किसानों को उनकी फसल के दाम मिलने चाहिए। और धर्म के आधार पर जो हिंसा मुस्लिम समाज के साथ हो रही है वो हिंसा भी बंद होनी चाहिए। जो सिखों के साथ हो रही है वो हिंसा भी बंद होनी चाहिए। जो जैन बौद्ध के साथ हो रही है धर्म के आधार पर गैरभाव, वो भी बंद होनी चाहिए। लेकिन ये सब तभी बंद होगी जब आपके पास राजनीतिक ताकत होगी। जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी तब तक आप इस देश में सांस तो खुली हवा में ले पाओगे लेकिन इज्जत के साथ जी नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मुझसे पहले हमारे वक्ताओं ने बहुत बातें कही, इस बार आप किसी और को न जिताओ, इस बार आप अपने आप जीतने के बारे में सोचो। क्योंकि इस बार आपके बीच का अपना भाई और आपकी लड़ाई को सड़कों पर लड़ने वाला चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। और अगर आपने अपनी कीमती वोट को चंद्रशेखर आजाद को दिया तो फिर आपको किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको अपनी समस्याओं के लिए रोने चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद भाई बनके, बेटा बनके इस क्षेत्र की सेवा करने का काम करेगा। जिस तरह सड़कों पे लड़ता है उस तरह से पार्लियामेंट में जाके आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा। और जो नगीना में अब तक नहीं हुआ उसको, उस बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले क्या आप हमारा चुनाव निशान जानते हो? उनको पहले महिलाओं को पूछने दो, मुझे चुप हो जाओ। क्या है हमारा चुनाव निशान? इतनी हल्की आवाज में बताओगे तो चलेगा नहीं का। मैं समझता हूं बहुत इंतजार करना पड़ा है, लेकिन इस तरह से बताओ जिस तरह से आपने इस देश में गरीबी बेबसी लंबे समय से सही है और आज आपको उनकी बेड़ियां काटने का मौका मिला है कि आपकी जिंदगी में भी सुख सुविधाएं आए। इस बात को ध्यान में रख के बताओ क्या है हमारा चुनाव निशान। अच्छा, सोचो कि अब आपके गरीबी के दिन बदलने वाले हैं, इस बात को सोच के बताओ क्या है हमारा चुनाव निशान। क्या है हमारा चुनाव निशान बताओ। भाई मजा नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। इतनी सारी बहनें माएं खड़ी है और आवाज ऐसे आ रही है, जोर लगा के बताओ क्या है चुनाव निशान।
भाई बताओ, मैं इनका खून हूं। देखो, एक तरफ ये अकेला, एक तरफ ये इतनी बहादुर बहादुर श्रेणियां। बताओ, अच्छा बताओ क्या है हमारा निशान? अब बराबर है। मैं अपने भाइयों साथियों से भी पूछना चाहता हूं, क्या हम आपको हमारा चुनाव निशान पता है? इनसे महिलाओं से भी पीछे रहोगे? बताओ क्या है हमारा चुनाव निशान? ये मेरा चुनाव निशान है या हम सबका चुनाव निशान है? बताओ। तो बताओ, परिवर्तन चाहते हो नहीं चाहते हो? एक आखिरी बात ये है, आपने 5 साल पहले एक व्यक्ति को यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, क्या वो 5 साल में आपके किसी काम आया? अगर आप ऐसे व्यक्तियों को चुनकर मौका दोगे तो फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप चंद्रशेखर आजाद को मौका दोगे तो फिर आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी लड़ाई। आपको पता है ना भाई, पुलिस से पहले जाती नहीं जाती भीम आर्मी? जाती है नहीं जाती है? हर व्यक्ति के पास बनती नहीं बनती भीम आर्मी? तो अब तो भीम आर्मी के साथ आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भी आपको मुफ्त में मिल रहा है कि भाई यहाँ के लोग तो अगर ताकत देंगे तो यहाँ के लोगों से तो दूरी हो ही नहीं सकती। तो 24 घंटे हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे, लोगों के विश्वास को जीतने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जय चौधरी चरण सिंह जी और जय माननीय काशीराम साहब। देखो भाई जोर से, क्या है हमारा चुनाव निशान? अब अच्छा इधर भी देख लो जल्दी से, क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। तो देखो भाई बात सुनो, ये साफ सुथरी बात है, जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले हैं, उन पर बहुत साधन है। और मैं तो कोई नौकरी रोजगार करता नहीं, आप जानते हो। मैं तो 24 घंटे यही काम करता हूं, ना कोई उद्योग चलाता। तो मैं तो आपसे अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लोगों से है, उनके पास साधन संसाधन मीडिया वीडिया सब कुछ है, मेरे पास तो आप ही लोग हो। तो हमारे नेता काशीराम साहब कहे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। मैं आपसे कहता हूं, उनको उद्योगपति सहारा देते हैं और वो उद्योगपतियों के हिसाब से काम करते हैं। आप मुझे सहारा दो जिससे कि हम ये लड़ाई अपनी मजबूत कर सके। चाहे आप 1 रुपए की मदद करो अपनी मेहनत कमाई से, लेकिन मदद जरूर करो जिससे कि इस केतली में इतने साधन जुट जाए कि चुनाव हम बिना किसी के आगे सहारा मांगे चुनाव को लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और जिन साथियों ने प्रोग्राम कराया, मैं उन सब